हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा राकेश। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं और ऑप्शन में ही मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे बनेंगे मैं आपको इसमें पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब वीडियो को पूरा जरूर देखें। और सारे क्वेश्चन को मैंने टॉप 10 के जो क्वेश्चन है वो मैंने सारे लिए हैं और ऑप्शन में ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं ऑप्शन को भी पूरा आपको फुल फॉर्म में बताऊंगा आपको कि ऑप्शन में भी कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, और क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन जो आपका विच इज द ऐसे जो क्वेश्चन जो बनेंगे मैं आपको सारे डिटेल इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप भी कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो आप तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं एक एक टॉपिक को इसके अंदर बिल्कुल पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया था रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। तो इससे पहले बहुत सारी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, तो आप उसको नहीं देखा तो उसको देखें, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम के थ्रू मैंने ये क्वेश्चन कुछ देख के मतलब क्रिएट किया है और कुछ भी कहीं से मतलब इकट्ठा करके आपके पास ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। और चैनल पे आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसा बनेगा और किस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है विच इज द फॉलोइंग दो इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो इसके हिंदी में जान लेते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की विशेषताएं नहीं है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की विशेषताएं नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारे पास 4 है। मैंने वीडियो में समझा रखा है, तो दोबारा बताता हूँ मैं आपको। सिस्टमेटिक में होती है, व्यवस्थित जिसको बोलते हैं। पहले क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की विशेषताएं नहीं है। ठीक है, विशेषता इसमें से नहीं है, ये बताना आपको। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो पहला है सिस्टमेटिक, जिसको व्यवस्थित बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव, जिसको उद्देश्य बोलते हैं। लॉजिकल, जिसको तार्किक बोलते हैं या तर्किक बोलते हैं, या फिर प्रिस्पेक्टिव बोलते हैं, जिसको प्रक्षेप्य बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो इसमें निम्नलिखित अनुसंधान की जो रिसर्च की बातें हो रही है ना, इसमें क्या है आपके जो इसके अंदर सिस्टमेटिक है, ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, इसके अंदर जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी आपको यही सेम होता है। और लॉजिकल, तार्किक में जो होता है लॉजिकल उसमें होता है अनुसंधान के अंदर, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रिस्पेक्टिव बोल सकते हैं या प्रक्षेप्य बोल सकते हैं, ये वाला जो है आंसर डी जो है इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर डी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना जरूरी है, तभी आप चीज़ को कर पाएंगे। तो ठीक है, आपको मैंने बता दिया निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की विशेषताएं नहीं है। तो इसमें आपको बता दिया मैंने 3 जो है वो तो है, आपको ये भी याद रखना। 3 जो है सिस्टमेटिक है, ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है, और ये जो हमारा डी है, ठीक है, प्रिस्पेक्टिव जो है जिसको बोलते हैं, प्रक्षेप्य बोलते हैं, ये हमारे इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मेथड होते हैं रिसर्च के अंदर, वो कैसे कैसे मेथड होते हैं और किस टॉपिक पे हम पूरा फोकस करते हैं, तो इसमें ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कशन ऑफ मेथड कैन बी यूज व्हेन। ठीक है, जब चर्चा पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब, कब किया जाता है इसको, मतलब चर्चा जो पद्धति है, डिस्कशन जो मेथड है, वो कब किया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो पहला क्या है, द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट। जब इस आपके पास जो टॉपिक ऐसा हो जो बड़ा डिफिकल्ट हो, तो आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं। या फिर द टॉपिक इज वेरी इजी, जब आपके पास टॉपिक बड़ा इजी हो रिसर्च के अंदर, तब आप डिस्कस कर सकते हैं। द टॉपिक इज द डिफिकल्ट, जब विषय कठिन हो, इसमें भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, इसमें क्या, ये सारे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी रिसर्च के ऊपर डिस्कशन होती है, मीटिंग होती है, तो आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर जो इसके अंदर मीटिंग होती है, वो केवल जब आपके पास लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब उस विषय को उठाएंगे और चर्चा करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चर्चा पद्धति टीचर रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और टॉपिक ऑफ द वेरी डिफिकल्ट, अगर आपके पास टॉपिक बड़ा मुश्किल है, आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, उस रिसर्च को नहीं कर पा रहे, तब आपका एक स्टेप बनता है कि आप उस चर्चा को डिस्कशन मेथड में करें। और वो मेथड जो बोलते हैं वो चर्चा पद्धति बोलते हैं उसको। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। द टॉपिक इज़ वेरी डिफिकल्ट, आपके पास बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास छोटे मोटे टॉपिक है, तो आपको रिसर्च के अंदर खुद ही हैंडल करना होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 2 का, डिस्कशन ऑफ द मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन, जब चर्चा पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब आपके पास टॉपिक वेरी डिफिकल्ट हो, तब उस पर चर्चा होती है। ठीक है, चर्चा पद्धति इसको बोलते हैं डिस्कशन मेथड।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव और वेरिएबल्स एक्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है और हम इसको भी समझेंगे, जो हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गुणात्मक चर के सभी उदाहरण। ठीक है, गुणात्मक चर के सभी उदाहरण। मैंने वेरिएबल सारे आपको मैंने बताए हैं, कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं, मैंने वीडियोस पे बनाई थी, तो आपने उसको नहीं देखा तो उसको देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो मैंने दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एक्सेप्ट। ठीक है, तो गुणात्मक चर के सभी उदाहरण है। अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है कि इसमें कौन सा बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है और कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें कौन सा है जो गुणात्मक चर को उदाहरण को सही व्यवस्थित रूप से करता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है रिलीजन एंड कास्ट होता है। ठीक है, अगर मतलब गुणात्मक चर में रिलीजन एंड कास्ट आते हैं क्या, और सेक्स जो हो गया वो लिंग में हो गया क्या, लिंग में इसमें क्वालिटेटिव चर में आते हैं, या ऑब्जर्वेशन हो गया या अवलोकन में आते हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्टिव विषय का हित। ठीक है, तो हमारे रिसर्च का मतलब सिंपल सा बात करते हैं, रिसर्च कह सकते हैं कि केवल हमारा पास जो मेन जो इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट में कर सकते हैं कि अगर हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम कोई से भी आपके पास वेरिएबल रहेगा, कोई से भी टॉपिक ले लो, कोई से भी कुछ भी ले लो, आप क्वालिटेटिव उसमें नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको इसमें आपको टॉपिक के साथ साथ आपको एक मतलब फोकस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हुआ, डी, इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। आपका कोई सा भी मतलब सब स्ट्रीम है, कोई सा भी कोई भी रिसर्च करते हैं आप, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के अंदर या उस विषय के अंदर, तभी आप उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ऑल द एग्जांपल ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें ये बहुत जरूरी है कि आपके पास कोई भी चीज है, आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो उस जो रिसर्च कर रहे हैं उस सभी जो रिसर्च है वो सारा व्यर्थ है, कोई उसका फायदा नहीं है। ठीक है, कोई उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको थर्ड क्वेश्चन पे आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि जो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपको विशेषताएं के बारे में बताया गया, शिक्षक के अंदर कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं मैं आपको। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज द लीस्ट कंसर्न विद द टीचर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक से कम संबंधित है। ठीक है, मतलब शिक्षक से लेना देना नहीं है, इतना लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखते हैं हम। तो पहला ऑप्शन क्या है, कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, कोई भी टीचर है सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, कम रखना चाहिए, तो विषय वस्तु पर कमांड। ठीक है, लेकिन बताना चाहूंगा शिक्षक को सबसे ज्यादा विषय वस्तु पर कमांड होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर इसमें ये नहीं बनता हमारा। ठीक है, और बात करते हैं रिस्पेक्ट फ्रॉम द कॉलेज मैनेजमेंट, कॉलेज प्रबंधन से के समान। देखो ये भी है, कॉलेज अगर कोई भी टीचर है कॉलेज के ऊपर भी व्यवस्थित होना जरूरी है। अब इसके आगे बात करेंगे। और जो सी है, गुड रिपोर्ट्स ऑफ द जो है द स्टूडेंट्स और छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, ये भी टीचर के अंदर काबिलियत होना जरूरी है। अगर टीचरों के साथ अच्छा तालमेल होगा तभी वो काम कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं बनता है। और जो डी है, इफेक्टिव वेरिएबल्स कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, सभी प्रभावी मौखिक संचार। अगर टीचर के अंदर ये भी इफेक्टिव होना जरूरी है, कोई भी वर्बल है, कम्युनिकेशन होना जरूरी है टीचर के अंदर, तो ये भी सही बैठता है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं बैठता। तो हमारा आंसर क्या बैठता है हमारा, देख लीजिए एक बार। हमारा जो आंसर है हमारे पास ये बैठता है, और हमारा जो आंसर है बी है। और समझ लेते हैं इसको ये क्यों है। देखो ये जो मैंने तीनों चीज बताई, जो ग्रीन कलर के टिक किए मैंने ग्रीन कलर के में, उसमें क्या हुआ, सभी जो टीचर के अंदर होना जरूरी है, लेकिन उन्होंने पूछा है कम से कम संबंधित रखता है, तो रिस्पेक्ट फ्रॉम द कॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है, अगर कोई भी टीचर है अपना जो मेन उसका फोकस होता है अपना जो एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, उसको कॉलेज से इतना मतलब नहीं होना चाहिए, सम्मान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उनको सम्मान से केवल एक ही सम्मान से मतलब होना चाहिए, वो है स्टूडेंट से। ठीक है, तो दूसरा इसमें कोई है ही नहीं। और इसका जो आंसर है क्या है, बी है, रिस्पेक्ट फ्रॉम द कॉलेज मैनेजमेंट, यानी कॉलेज प्रबंधन से सम्मान होना इतना जरूरी नहीं है जितना कि विषय वस्तु पर कमान होना, छात्रों के साथ तालमेल बनाना और प्रभावी मौखिक संचार के ये रखना। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बी। ठीक है, तो आपको ये चौथा क्वेश्चन भी आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आते हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइज्ड जो भी है कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल टेक्निकली ऑफ द नोन एज, एक नमूने के आधार पर सामान्यकृत निष्कर्ष तकनीकी रूप से माना जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। एक नमूने के आधार पर सामान्यकृत निष्कर्ष तकनीकी रूप से माना जाता है। किस चीज को ज्यादा तकनीकी रूप से मान सकते हैं हम, ठीक है, ज्यादा इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्च के मामले में बता रहा हूं मैं आपको। तो पहला है स्टैटिकल्स, जिसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल हो सकता है, इसकी वैलिडिटी ऑफ रिसर्च हो सकते हैं इसके अंदर। तो हिंदी बताता हूँ, सांख्यिकी होती है, अनुसंधान की बाहरी वैधता का अनुमान होता है। ठीक है, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अब बी की बात करते हैं, डाटा एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं। ये भी इसके अंदर कारगर साबित होती है, थोड़ा कम होता है इसके अंदर। लेकिन जो बात कर रहा हूँ पैरामीटर जो इन्फ्रेंस है, जिसको पैरामीटर इन निष्कर्ष बोलते हैं, ये थोड़ा सा इसमें इतना ये तालमेल इसका नहीं रखता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज जो भी है इसका सभी के दोनों के ऊपर के ये भी इतना नहीं बैठता। तो अब बात करते हैं क्या हमारे पास जो दो ऑप्शन है हमारे पास, क्या डाटा एनालिसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन। देखो इंटरप्रिटेशन जब कर सकते हैं जब हम कोई रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी नहीं बनता है। तो बात करते हैं ए की, तो इसका आंसर ए बनता है। ए कैसे बनता है? एक नमूने के आधार पर, एक मतलब सैंपल के आधार पर सामान्यकृत निष्कर्ष तकनीकी रूप से माना जाता है। किसको माना जाता है? देखो सांख्यिकी को माना जाता है, अनुसंधान की बाहरी वैधता को माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नमूना एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रख दो। इसका आंसर क्या हुआ? ए। ठीक है, स्टैटिकल्स इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। ठीक है, सांख्यिकी अनुसंधान की बाहरी वैधता का अनुमान लगाना बहुत ही जरूरी है इसके अंदर, रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। तो सिक्स क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स जो आर नॉट मैनिपुलेटेड इन। ठीक है, सो स्वतंत्र जो चर में हेरा फेर जो कर नहीं किया जा सकता, मतलब हेरा फेर नहीं किया जा सकता, हेरा फेर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो क्या है इसके अंदर? मैंने चार ऑप्शन दे रखा है मैंने आपको। तो पहला है नॉर्मेटिव रिसर्च बोलते हैं, जिसको प्रमाणिक रिसर्च शोध बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रमाणिक का मतलब हो गया कोई ना कोई निष्कर्ष पे पहुंचना। ठीक है, और दूसरा जो है बी, जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं, जिसको पूर्व पोस्ट वास्तविक शोध बोलते हैं इसको। और जो सी है बोथ ऑफ द एबो, जो ऊपर जो दोनों लिखे हुए हैं वो दोनों है, या फिर नन ऑफ दीज इसमें से नहीं है इसमें से। ठीक है, जो भी है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मेटिव रिसर्च के बारे में। ठीक है, अगर देखो फेरबदल इसमें नहीं किया जा सकता, वो है प्रमाणिक शोध के अंदर। आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं और किसी चीज़ का काम आपका नहीं हो पाता है, तभी भी आप प्रमाण रहते हैं, तभी भी आप उस चीज़ को रिसर्च करते हैं बार बार। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मेटिक रिसर्च, प्रमाणिक शोध बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरा जो ऑप्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो ऑफ द रिसर्च, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास स्वतंत्र चर हो, इंडिपेंडेंस वेरिएबल हो, तो आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ पे अच्छा फोकस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, इसमें दो आंसर हो सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि बोथ ऑफ द एबो, दोनों यानी ऊपर के दोनों, यानी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट बैठता है हमारा। ठीक है, सी इसका आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कैसे क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसा है, तो थोड़ा सा इसको सही से देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ऑल कैसेस कैन नॉट सैम्पलिंग एरर ऑफ द एक्सेप्ट। ठीक है, सभी को छोड़कर गैर कानूनी त्रुटि का कारण बनता है। गैर कानूनी मतलब इसको सही कह सकते हैं कि डिफॉल्ट कह सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वो कौन सा बनता है जिसको मतलब त्रुटि हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग गलत होता है जिसका। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। फॉल्टी टूल्स ऑफ मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं माप के दोषपूर्ण उपकरण। ठीक है, अगर कोई भी रिसर्च करते हैं आपके पास फॉल्ट टूल्स है, यानी मेजरमेंट सही नहीं है, तो वो भी उपकरण सही नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। और दूसरा बात करते हैं इनडेक्वाइट ऑफ द सैंपल। ठीक है, अपर्याप्त नमूना जिसको बोलते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये थोड़ा बहुत आपका आंसर बन सकता है, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। और सी जो है नॉन रिस्पॉन्स, गैर प्रतिक्रिया। ठीक है, अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं, ठीक है, अभी कोई भी रिसर्च करते हैं गैर कानूनी मतलब कोई भी गलती से, तो गैर प्रतिक्रिया होना बहुत ही बेकार की चीज़ है। तो ये भी इसके अंदर आंसर नहीं बनता आपका। तो ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं बनता है इसके अंदर। और जो आपका जो डी है, वो डी में देख लेते हैं, डिफेक्ट इन द डाटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा संग्रह में दोष। ठीक है, डेटा संग्रह में दोष।
अब डेटा संग्रह में दोष कैसा है, कोई भी आप मतलब कोई भी सैंपल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें गलतियां हो जाए तो आपका जो डेटा है वो मतलब अब जो भी इसको कलेक्ट करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या बनता है आपका, अपना जो हमारा बच गया अपर्याप्त नमूना, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ है अब मतलब सभी को छोड़कर गैर कानूनी त्रुटि का कारण बनता है। अगर आपके पास जो रिसर्च कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन वो सैंपल जो है मतलब आपके पास हद से ज़्यादा है तो अपर्याप्त नमूना हो गया। लेकिन वो अपर्याप्त नमूना आपका हमेशा काम आएगा, कभी ना कभी काम आएगा, ठीक है। तो बोलते हैं अपर्याप्त नमूना, जिसको बोलते हैं इनएडिक्वेट ऑफ सैंपल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। द हिस्टोरिकल रिसर्च ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन द प्रोसेस ऑफ द ये ऐतिहासिक की प्रक्रिया में अनुसंधान की प्रयोगात्मक अनुसंधान से अलग है। मतलब इसमें बोल रखा ऐतिहासिक जो प्रक्रिया है, ठीक है, ऐतिहासिक जो प्रक्रिया है अनुसंधान जो प्रयोगात्मक अनुसंधान से अपने प्रैक्टिकल जो रूप से जो होते हैं वो अलग है। अब वो किस हिसाब से अलग है मैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को सही से आप देखिए और बात करते हैं क्या रिपब्लिकेशन यानी प्रतिकृति जिसको बोलते हैं, ठीक है। रिपब्लिकेशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ है आप उसको तब तक करते हैं जब तक आपका जो प्रयोग है जो एक्सपेरिमेंटल है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर ये बन सकता है, आगे देखेंगे हम। और सेकंड की बात करते हैं द फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं परिकल्पना का सूत्रीकरण, ठीक है। परिकल्पना का सूत्रीकरण क्या होता है, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, बेशक वो ऐतिहासिक हो या ऐतिहासिक हो या किसी भी तरह का आपके पास एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, उसमें क्या होता है फॉर्मुलेशन बहुत जरूरी है। किसकी में, जो हाइपोथेसिस होते हैं, परिकल्पना के सूत्रीकरण होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इसका आंसर बन सकता है, आगे देखेंगे। और सी जो है ऑल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। और ये भी अगर आप कोई देखो कोई भी ऐतिहासिक करते हैं तो आपके पास कार्बन जो चेक करते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक आप रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप कार्बन से चेक होता है कि कितने साल पुराना है, कितना क्या है, ठीक है। तो वो परीक्षण करना बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो ये भी इसका आंसर बन सकता है। तो हमारे पास डी भी देख लेते हैं, ऑल ऑफ द एबो जो ऊपर दिए हुए सारे हैं। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ डी, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ डी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी और मैंने आपको ये 8th क्वेश्चन बता दिया है। आप इसको ध्यान से देखिए और प्लस में आप कमेंट भी इसका मैं कमेंट में अपना आंसर भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 9th क्वेश्चन है इम्पैक्ट फैक्टर यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है, प्रभाव कारकों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रभाव के जब आपके जो इफेक्ट करते हैं, जो आपके इम्पैक्ट डालते हैं, वो कौन से होते हैं। तो बात करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास 4 ऑप्शन है। जर्नल है, पत्रिका जिसको जर्नल बोलते हैं, पत्रिका बोलते हैं, बुक होती है, किताब जिसको बोलते हैं, वीडियो होती है और सेमिनार होते हैं। जो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, रिसर्च के अंदर मतलब बहुत बड़ा प्रभावी रूप से होते हैं, ठीक है। तो पत्रिकाएं हम कह सकते हैं क्योंकि पत्रिकाएं क्या होती है, हर बार हर नई रिलीज होती है, ठीक है। इसको देखने की जरूरत नहीं है अपने को, हर बार जो पत्रिकाएं हैं रिलीज होती है, समझने की बात है ये कि हमको नई नई चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। लेकिन बुक के अंदर, वीडियो के अंदर और सेमिनार के अंदर ये कुछ सीमित मात्रा में होती है, तो इसमें हम इसको सही से नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, जर्नल पत्रिकाओं जिसको बोलते हैं वो आता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये बड़ा प्रभावी रूप से इस्तेमाल करते हैं और हम इसका भी यूज़ करते हैं, पत्रिकाओं को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद कर आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और समझ लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है इसके अंदर, ये वाला इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आप भी दे सकते हैं, तो कमेंट भी दे सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द फॉलोइंग दैट इज नॉट नीडेड द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। प्रयोगात्मक जो अनुसंधान में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, किस चीज़ की मतलब नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं जोड़ तोड़, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब होगा जोड़ तोड़। जोड़ तोड़ का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी वेस्ट जाती है, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमको जरूरत पड़ने वाली है इसके अंदर, ठीक है। ये भी आपको जरूरत पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन की भी है, अवलोकन, इसमें भी आपको ये जरूरत पड़ेगी चेक करने के लिए। और रेफरेंस कलेक्शन और जो आपका कंट्रोल है, देखो कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है। क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है। कोई भी रिसर्च का मतलब हो गया कि आप रिसर्च को अच्छा भी हो सकता है आपका, या फिर दोबारा करने को भी हो सकता है, या फिर डिफॉल्ट भी हो सकता है, कोई खराबी भी हो सकती है। तो हमको उस पर नियंत्रण नहीं है, यानी इस चीज़ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। केसेस की हमें इस चीज़ के कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये हमको देखने की नीचे जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और अभी भी कुछ डाउट लगता है और अभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको और भी डाउट है और भी दिक्कत है तो मुझसे आप क्वेश्चन कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर सकते हैं। ऐसी वीडियो के पास लाता रहूँगा और ऐसे लाता रहता हूँ मैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।